नमस्कार दोस्तों, केटी वॉइस स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है 15 जानवरों ने उस रात होटल में एक लाश के साथ। दोस्तों, पानी का स्वभाव स्त्री सा होता है, तरल और जीवनदायी। जीवन देने की लालसा में स्त्रियां कभी अपने दुख दर्द की परवाह नहीं करती। सुनीता का जीवन भी इसी पानी की तरह था। मीरपुर गांव में चारों तरफ हरियाली थी। खेतों के पार एक तरफ नदी बहती थी और दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी। नदी और पहाड़ी के बीच की समतल भूमि में ताड़ के वृक्षों की बहुलता थी। बैसाख लगते ही इनसे ताड़े निकालने का काम शुरू हो जाता। ताड़े निकालने का काम पटाई पर होता था। जिनके ताड़ के वृक्ष थे उन्हें बांटकर आधी ताड़ी मिल जाती। ताड़ी पीने वाले ताड़ी पीकर मस्त हो कहीं आम वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े रहते। इन्हीं बेसुध पड़े रहने वालों में से एक नाम था सुनीता के पति रमेश्वर सिंह का। रमेश्वर सिंह एक छोटा किसान था। किसान इसलिए कि उसके पास खेत थे, पर रमेश्वर सिंह को किसानी का काम कभी नहीं सुहाया। इसलिए वह खेतों को बेचकर खाने लगा। वह दिन भर खाली बैठा रहता, ताड़ी शराब पीता और जब पैसों की कमी होती खेत का एक टुकड़ा बेच देता। रमेश्वर सिंह अपने घर में अकेला था। माँ बाप उसके गुजर चुके थे और भाइयों ने उसे अलग कर दिया था। काम नहीं करने वाले आदमी को भला कौन बिठा कर खिलाता। भौजाइयों के रोज रोज के तानों से तंग आए रमेश्वर सिंह को भी लगा कि बंटवारा करके अलग हो जाना ही उचित है। आखिरकार रमेश्वर सिंह भाइयों से अलग होकर अपनी रोटियां खुद सेकने लगा। जब रमेश्वर सिंह भाइयों से अलग हुआ तब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। स्वयं से रोटियां सेकने का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो वह लंबा चलता रहा। रमेश्वर सिंह की शादी नहीं हुई। भाइयों ने उसकी शादी करवाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके मन में यह बात शायद चलती रही कि अगर रमेश्वर सिंह की शादी नहीं होगी तो आखिरकार उसके हिस्से की जमीन भी उन्हीं की हो जाएगी। जिस पुरुष की काफी उम्र बीत जाने पर भी शादी नहीं हो तो उसे बंडा कहा जाता है। शादी की उम्र रमेश्वर सिंह की कब की गुजर चुकी थी एवं गांव में वह बंडों की श्रेणी में आ गया था। लोग पीठ पीछे उसे बंडा कहने लगे थे। रमेश्वर सिंह सुबह में रोटियां सेक कर दिन भर खाट पर पड़ा रहता। उसने अपने हिस्से की जमीन को बटाई पर उठा दिया था एवं बांटकर जो मिल जाता था उससे गुजारा करता और जरूरत होने पर खेत का एक टुकड़ा बेच देता। गर्मी के दिनों में जो लोग ताड़ी उतारने का काम करते थे वही लोग महुआ चुआने का भी काम करते थे। रमेश्वर सिंह की शाम महुआ की मस्ती में गुजरती। एक दिन दारू के झोंक में रोटी सेकते वक्त उसका हाथ बुरी तरह जल गया। उस दिन उसे घर में एक अदद औरत की बड़ी कमी महसूस हुई। अगर औरत होती तो उसे अपना हाथ तो इस तरह नहीं जलाना पड़ता, उसने सोचा। उसी पल उसने निश्चय कर लिया कि वह कहीं से भी एक औरत का जुगाड़ करेगा। वैसे तो वह गाहे बेगाहे एक औरत के पास जाया करता था, लेकिन उसके बारे में सोचकर उसका मन खराब हो गया। उसे वह कैसे अपने घर पर लाकर बिठा सकता है। उसके पास तो न जाने कितने लोग जाते हैं। वह तो एक ऐसी औरत लेकर आएगा जो सिर्फ उसकी होगी। भाइयों एवं भाभियों से तो उसे कोई उम्मीद थी नहीं। रमेश्वर सिंह जिस इलाके का था उस इलाके में जिनकी शादी नहीं हुई थी वैसे कई लोग
लड़कियां खरीद कर लाए थे और शादी कर ली थी। रामेश्वर सिंह ने निश्चय किया कि वह भी अपने लिए लड़की खरीद कर लाएगा। रामेश्वर ने इस दिशा में कोशिश शुरू कर दी। उसकी कोशिश रंग लाई और वह एक औरत को खरीद कर लाने में सफल हो गया। लेकिन इस उपक्रम में उसे अपनी बहुत सारी जमीन बेच देनी पड़ी। फिर भी वह खुश था कि उसके घर में कोई रोटी बनाने वाली तो आ गई। वह एक गोरे रंग, तीखे नैन नक्श वाली खूबसूरत सी औरत थी। साड़ी को उल्टा पल्लू करके पहनती थी, जैसे आम बंगालन औरतें पहनती हैं। रामेश्वर सिंह और उसकी उम्र में बहुत अंतर था। गांव वाले कहते थे कि वह उसे कहीं किसी कोठे से खरीद कर लाया था, परंतु रामेश्वर सिंह इस बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं करता था। वह सुनीता पर जान छिड़कता, उसकी सभी फरमाइशें पूरी करता। रामेश्वर सिंह दिन में घर के बाहर खटिया पर उधारे देह सोया रहता। सुनीता जब घर में अकेली परेशान हो जाती तो दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। सुनीता अपने घर के पुराने दरवाजे की चौखट से ओट लगाए, सर पर पल्लू डाले एवं पल्लू का एक सिरा अपने दांतों से दबाए उधर से गुजरते लोगों को अक्सर दिख जाती थी। वह लोगों से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे बांग्ला के सिवा कुछ नहीं आता था और गांव के लोगों को बांग्ला का ब भी नहीं पता था। गांव की औरतें जब कभी रामेश्वर सिंह के घर गली बुलाने जाती तो वह दौड़कर मचिया लेकर आती और औरतों को कहती, बोसो बोसो। औरतें उसके इस बोसों पर ठठाकर हंस देती। हालांकि धीरे धीरे उसने गांव की भाषा सीख ली थी। रामेश्वर सिंह के घर में सुनीता के आने के बाद खर्चे बढ़ गए। इसी दौरान उसने 2 बच्चों को भी जन्म दिया। रामेश्वर सिंह के पास पहले से ही छोटी सी खेती थी। उन्हीं खेतों को बेच बेच कर खाता रहा था, लेकिन बेचकर खाने से तो सोने का पहाड़ भी कम पड़े। फिर रामेश्वर सिंह के खेतों की बात ही क्या थी। एक दिन ऐसा आया जब रामेश्वर सिंह के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। रामेश्वर सिंह 60 बसंत पार कर चुका था। उससे अब नया कोई काम होने वाला नहीं था और सच तो यह है कि गांव में नया काम करने की कोई संभावना भी नहीं थी। जिंदगी भर बैठकर खाने वाला आदमी शारीरिक परिश्रम वाला काम भी नहीं कर सकता था कि मजदूरी करके अपने लिए 2 रोटी कमा ले। कुछ दिनों तक तो उधार पैसा लेकर काम चला, पर जब भूखों मरने की नौबत आ गई तो एक दिन रामेश्वर सिंह घर छोड़कर भाग गया। सुनीता अब उस गांव में अकेली और बिना किसी सहारे की हो गई थी, पर उसे तो अपने 2 नन्हे बच्चों का सहारा बनना था। भूख किसी की सगी नहीं होती। जब सुनीता के बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे तो माँ का ममतामयी दिल बिलख पड़ा। पड़ोसियों से 2 रोटी की भीख मांग कर लाई, लेकिन रोटी के साथ रामेश्वर सिंह के हिजड़ा होने का ताना भी मिला, जो अपने बीवी बच्चों को अनाथ छोड़कर भाग गया। सुनीता को अपने पति के बारे में ऐसा सुनना यद्यपि अच्छा नहीं लगा, पर उसके पास सुनने के सिवा विकल्प ही क्या था। जिसका पति घर छोड़कर भाग जाए, उसके पड़ोसी भी दिलदार नहीं होते। पड़ोसियों ने शीघ्र ही दूर दुराना शुरू कर दिया। अब क्या करे, सुनीता सोचती। कभी विचार करती कि कुएं में कूदकर जान दे दे, लेकिन बच्चों का ख्याल उसके पैर रोक लेता। कभी विचारती कि बच्चों समेत कुएं में कूद जाए, फिर सोचती कि आखिर बच्चों की जान लेने का अधिकार उसे कैसे है। तो फिर वह क्या करे। वह खरीद कर लाई गई थी,
इसलिए माँ बाप और मायके का संबंध तो कब का विच्छेदित हो गया था। वह एक ऐसे वृक्ष की भांति थी जिसे जड़ से उखाड़ कर छोड़ दिया गया हो। वह हवा के झोंकों के साथ दूर कहीं पहाड़ों के उस पार उड़ जाना चाहती थी, जहां उसकी जड़ें जमीन में गड़ी हो, जहां बच्चे भूख से तड़पते ना हो, जहां लड़कियां बेची न जाती हो। एक दिन रिश्ते का भतीजा थोड़ा सा चावल लेकर आया। सुनीता को जीवन की थोड़ी आशा बंधी, परंतु एक हाथ से चावल देते हुए दूसरे हाथ से उसने सुनीता का हाथ पकड़ लिया। ये क्या करते हैं बाबू, मैं आपके माँ जैसी हूँ, सुनीता ने हड़बड़ाकर कहा। भतीजा तो वहां से चला गया, पर एक शाम के भात की आस भी चली गई। एक दिन गोधूली बेला में जब अंधेरा पिछवाड़े के नीम से उतरकर धीमे धीमे आंगन में पांव पसारने लगा था और उसकी भूख अपने चरम बिंदु पर पहुंचने लगी थी, उसे लगा कि उसका प्राण गले में आकर अटक गया है। बेटे भूख से बेसुध खटिया पर पड़े थे। सुबह से उन्हें पानी पिलाकर फुसला रही थी, पर पानी पिलाकर बच्चे तो फुसल जाते हैं, भूख को फुसलाना संभव नहीं। वह फिर आकर खड़ी हो जाती है। शाम के धुंधलके में सुनीता बच्चों को साथ लिए घर छोड़कर यह सोचकर निकल पड़ी कि या तो बाहर निकलकर रोटी का इंतजाम करेगी या बच्चों के साथ ही कहीं जान देगी। कई दिनों से भूखा रहने के बावजूद वह दिन में यह सोचकर नहीं निकल सकी कि कहीं समाज के लोगों को उसके घर से बाहर जाने का पता न चल जाए, जिससे रमेश्वर सिंह की प्रतिष्ठा धूमिल न हो। रास्ते में उसके बड़े बेटे ने बड़े ही भोलेपन से पूछा, माँ, तुम जादू से रोटी नहीं बना सकती? इस बात पर सुनीता की आंखें भर आई। काश बेटे, मैं बना पाती। अगर मैं जादू से कुछ बना पाती तो तुम्हें भूखा नहीं रहने देती मेरे बच्चे। मैं जादू से एक ऐसी दुनिया बनाती जहाँ कोई बच्चा भूख से न तड़पे। सुनीता ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। सुनीता के गांव से निकटवर्ती कस्बे की दूरी 4 किलोमीटर थी। भूख से बेहाल सुनीता कस्बे के बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते निढाल हो गई। सड़क किनारे गड़े चापाकल से पानी पीकर वह वहीं एक झोपड़ी नुमा होटल के बाहर कटे वृक्ष की भांति गिर गई। मानसिक रूप से बटोरी गई सारी शक्तियां मानो टूटकर बिखर गई। घास जब तक जमीन में अपनी जड़ से जुड़ी रहती है, तब तक बड़ी से बड़ी आंधियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन जड़ से उखड़ते ही घास तिनके में तब्दील होकर उड़ जाती है। रात का धुंधलका गहराने लगा था। छोटे से कस्बे से इस समय किसी भी सवारी गाड़ी के खुलने की अब कोई संभावना नहीं थी। थोड़ी देर में जब उसने जरा होश संभाला तो देखा कि बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। छोटा वाला तो एकदम अधमरा सा हो गया है। वह रो भी नहीं पा रहा था, उसकी आंखें उलटने लगी थी। सुनीता ने साहस करके होटल वाले से कहा, भैया, एक रोटी दे दो, बच्चे को खिलाना है। पैसे हैं? होटल वाले ने पूछा। पैसे तो नहीं है भैया, उसने कहा। पैसे नहीं हैं तो रोटी क्या मुफ्त में मिलती है? चल भाग यहाँ से, होटल वाला गुड़का। बच्चा मर जाएगा भैया, रोटी दे दो, बदले में तुम जो कहोगे मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, उसने कहा। अच्छा, तो पहले काम कर दे, फिर रोटी लेना, होटल वाले ने कहा उसकी ओर देखते हुए। क्या काम है भैया, बोलो, उसने मुंह से मरियल सी आवाज निकाली। बच्चे को इधर चौकी पर रखो और अंदर आओ। होटल वाला उसे होटल के पीछे बने कमरे में ले गया, जिसमें आटे की बोरियां और होटल में
काम आने वाले अन्य सामान रखे थे। उसने उसे धकेलकर बोरे पर गिरा दिया। कई दिनों की भूखी सुनीता लाश की तरह बोरे से लुढ़क कर नीचे गिर गई। होटल वाले ने उसे उठाकर फिर से बोरे पर रखा। ठीक से बैठ ससुरी, होटल वाला गुड़का। क्या करना है भैया? उसने मिमियाते हुए पूछा। आरती उतारनी है तेरी, टाइम मत खराब कर। रोटी चाहिए तो जल्दी कर, नहीं तो भाग यहाँ से। ऐसा ना करो भैया, कोई और काम करवा लो, मैं जूठे बर्तन धो दूंगी, सुनीता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जूठे बर्तन धोने के लिए बहुत पड़े हैं यहाँ। देख, अभी दुकानदारी का टाइम है, टाइम खराब मत कर। आती है तो बोल, नहीं तो भाग यहाँ से। सुनीता का बड़ा बच्चा जोर जोर से रोने लगा था, जिसकी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वह विचलित हो उठी। कोई माँ अपने बच्चों को भूखा मरने कैसे दे सकती है, चाहे इसके लिए उसे स्वयं कितनी भी बार मरना पड़े। उसने आंखें बंद कर ली और अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। होटल वाला अपने काम में लग गया। वह उसके मुंह को बुरी तरह भंबोड़ने लगा। उसके मुंह से तंबाकू की भयानक बदबू आ रही थी। वह तेजी से कुत्ते की भांति हिल रहा था और शीघ्र ही ठंडा हो गया। कमरे में कोई दरवाजा या पर्दे का कोई इंतजाम नहीं था। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके बच्चों के लिए एक रोटी का इंतजाम तो हो जाएगा। लेकिन भूखे को रोटी मिलना इतना आसान होता तो कोई बच्चा भूख से नहीं मरता। अभी होटल वाला निबट ही रहा था कि कमरे में एक आदमी और आकर खड़ा हो गया। वह किसी बस का खल्लासी था। सुनीता ने अपने आंख के आंसू पोंछे और कपड़े संभालने लगी। तभी खल्लासी ने आकर फिर से आटे की बोरी पर उसे पटक दिया। जाती कहाँ है साली, हम भी हैं। खल्लासी ने विद्रूप हंसी हंसते हुए कहा। भैया, हमको जाने दो, हमारा बच्चा मर जाएगा। सुनीता ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। भैया, आपने तो कहा था कि आप रोटी दोगे। आपने जो कहा मैंने किया। भैया, अब रोटी दे दो भैया, मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा। आपके पैर पकड़ते हैं भैया, इतने निर्दय मत बनो भैया। उसने होटल वाले से दया की भीख मांगते हुए कहा। उसकी आंखों के आगे धुंधलका छाने लगा था। उसका गला सूख रहा था। जब साली दे देगी तो घट जाएगी क्या? होटल वाले ने हंसते हुए कहा और खल्लासी को इशारा कर दिया। खल्लासी भूखे कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ा। सुनीता मृतदेह की तरह पड़ी रही। उसके देह से संवेदना खत्म हो गई थी। उसे कुछ भी अब महसूस नहीं हो रहा था। शीघ्र ही यह खबर पूरे बस स्टैंड में फैल गई कि होटल में माल आया हुआ है। रात गहराने के साथ बस स्टैंड में रात बिताने वाले ड्राइवर, खल्लासी और दलाल होटल के उस कमरे में आते रहे और निकलते रहे। कुल मिलाकर 15 जानवरों ने उस रात उस लाश के साथ अपनी हवस पूरी की। बाहर 2 निरीह बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। धन्यवाद दोस्तों। आई होप ये दर्द भरी कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।